नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प नोट्स हैं काठमांडू घाटी ट्रैक के बारे में। हाँ, ये एक दिन की पैदल यात्रा का जिक्र करते हैं जो माता तीर्थ से शुरू होती है। बिल्कुल। तो चलिए जरा इन नोट्स की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं ये माता तीर्थ, चंद्रगिरी, भंजांग और सिंपाणी गांव के बारे में क्या बताते हैं। हाँ, मतलब हमारा मकसद है कि इस ट्रैक के अनुभव का सार क्या है वो समझें। सही। तो सफर शुरू होता है माता तीर्थ से। नोट्स कहते हैं कि ये काठमांडू के पश्चिम में है। हाँ, पश्चिमी बाहरी इलाके में शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर बता रहे हैं, चंद्रगिरी नगर पालिका में। और ऊंचाई? लगभग 1300 मीटर। पर ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नाम ही है माता मतलब माँ, और तीर्थ पवित्र स्थल। हाँ, माँ का तीर्थ स्थल। तो ये जगह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत अहम है। नोट्स शायद जिक्र करते होंगे कि ये यात्रा को एक अलग मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शुरुआत देता है। ये बात तो है। माँ का तीर्थ स्थल नाम में ही एक शांति है। अच्छा, तो इस आध्यात्मिक शुरुआत के बाद नोट्स हमें आगे ले जाते हैं चंद्रगिरी भंजांग की तरफ। ये तो एक चुनौती लगती है। हाँ, नाम से भी और वैसे भी ये काठमांडू घाटी के दक्षिण पश्चिम में है। महाभारत श्रृंखला का एक जरूरी पहाड़ी दर्रा है ये। महाभारत श्रृंखला? अच्छा। जी। और भंजांग का मतलब होता है दर्रा या दो पहाड़ों के बीच का निचला रास्ता। और ऊंचाई? यहाँ चीजें बदल जाती हैं ना? बहुत ज्यादा। नोट्स बताते हैं करीब 2551 मीटर। अरे वाह, 1300 मीटर से सीधे 2551 मीटर, मतलब 1200 मीटर से भी ज्यादा की चढ़ाई एक ही दिन में। हाँ, ये काफी बड़ी चढ़ाई है। नोट्स में जरूर रास्ते की मुश्किलों का जिक्र होगा, शायद खड़ी चढ़ाई या घना जंगल। यकीनन चुनौतीपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए यही चुनौती तो ट्रैकर्स को खींचती है। और फिर ऊपर पहुंचने का इनाम। इनाम मतलब नजारे। हाँ, नोट्स में शायद जिक्र हो कि वहां से पूरी काठमांडू घाटी दिखती है और मौसम साफ हो तो बर्फ से ढके हिमालय। क्या बात है, वो नजारा तो सारी थकान भुला देता होगा। यकीनन, वो अनुभव ही अलग होता है। नाम है चंद्रगिरी भंजांग। हमारे पास चंद्रगिरी काठमांडू का ऐतिहासिक नज़ारा, लेख से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे इस जगह के भूगोल और इतिहास दोनों को मतलब गहराई से समझने की। हाँ, बिल्कुल। तो सोचिए, एक तरफ हिमालय का ऐसा नज़ारा जो रोंगटे खड़े कर दे, और दूसरी तरफ इसी जगह से जुड़ी है नेपाल के बनने की कहानी। तो चलिए इस दिलचस्प जगह की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये चंद्रगिरी भंजांग आखिर है कहाँ? हाँ, तो ये जगह जो है ये काठमांडू घाटी के दक्षिण पश्चिम छोर पर पड़ती है, चंद्रगिरी नगर पालिका में। ये असल में महाभारत श्रृंखला का हिस्सा है। आप जानते ही हैं, वो मध्य हिमालय की एक प्रमुख रेंज। अच्छा, महाभारत रेंज का हिस्सा। और ऊंचाई? ऊंचाई भी अच्छी खासी है, ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। समुद्र तल से करीब 2551 मीटर्स। 2551 मीटर, यानी फीट में कितना हुआ? लगभग। हाँ, फीट में ये करीब 8400 फीट के आसपास होगा। 8369 फीट, सही कहूँ तो। वाह, 8400 फीट! इतनी ऊंचाई से तो नज़ारा मतलब कमाल का होता होगा। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि साफ मौसम हो ना, हाँ, तो यहाँ से लगभग 160 डिग्री और कभी-कभी तो कहते हैं पूरे 360 डिग्री तक हिमालय फैला हुआ दिखता है। पूरा 360 डिग्री। क्या बात है। हाँ, सोचिए दुनिया की छत आपके सामने हो। एवरेस्ट, मनासलू, गणेश हिमाल, लामटांग, गौरीशंकर, ये सब बड़ी चोटियां दिखती हैं। और सिर्फ पहाड़ी नहीं। नहीं, सिर्फ पहाड़ नहीं, नीचे पूरी काठमांडू घाटी दिखती है। पास का चिटलांग इलाका भी एकदम साफ नजर आता है। सही में जहां तक नजर दौड़ाओ बस पहाड़ी पहाड़ और घाटी का विस्तार, कमाल का नजारा है। और सोचिए, शायद यही नज़ारा, यही भव्यता थी जिसने नेपाल के इतिहास को एक नई दिशा दी। यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है ना? इसका ऐतिहासिक पहलू क्या है? बिल्कुल, वही तो सबसे खास बात है इसकी। माना जाता है और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि नेपाल का एकीकरण करने वाले जो राजा थे, पृथ्वीनारायण शाह, उन्होंने पहली बार इसी चंद्रगिरी की चोटी से काठमांडू घाटी को देखा था। उसकी सुंदरता, उसकी संपन्नता। अच्छा, तो पहली बार यहीं से देखा था? हाँ,
कल्पना कीजिए, गोरखा के पहाड़ी इलाके से आए एक शासक के लिए नीचे फैली हुई वो हरी भरी विकसित घाटी को देखना, वो कैसा अनुभव रहा होगा। तो ये सिर्फ वाह कितना सुंदर है वाली बात नहीं थी, मतलब इसके पीछे कोई रणनीति, कोई विचार भी था। निश्चित रूप से। देखिए, यहाँ से दिखने वाली काठमांडू घाटी की संपन्नता, उसकी बसावट, इसने शायद पृथ्वी नारायण शाह को सिर्फ मोहित ही नहीं किया, बल्कि एक महत्वाकांक्षी शासक को ये भी दिखाया होगा कि इसको अपने राज्य में मिलाकर गोरखा साम्राज्य कितना मजबूत हो सकता है। तो कहते हैं, यहीं से उन्हें उस बिखरे हुए नेपाल को एक सूत्र में पिरोने की, मतलब एकीकरण की प्रेरणा मिली। वो विचार यहीं जन्मा। और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने यहाँ ध्यान भी किया था। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, इसका भी जिक्र आता है। कहते हैं कि राजा ने यहाँ आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए ध्यान लगाया था। आध्यात्मिक शक्ति? हाँ, शायद अपने इतने बड़े और मुश्किल लक्ष्य के लिए मानसिक और आत्मिक बल जुटाने का ये उनका तरीका रहा हो, या शायद वो क्या कहते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने की कोशिश। तो ये शानदार नज़ारा और ये ऐतिहासिक घटना, ये दोनों मिलकर चंद्रगिरी को क्या बनाते हैं? ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट तो नहीं है फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक देखने की जगह से कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी बड़े विचार का, किसी सपने का जन्म स्थान हो। सही कहा। चंद्रगिरी भंज्यांग सिर्फ अपनी ऊंचाई या नज़ारों की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रकृति की भव्यता और इतिहास के एक अहम मोड़ का संगम है। ये वो जगह है जहां नेपाल के एकीकरण का बीज पड़ा। ये नेपाल के इतिहास और उसकी पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पहुँचते कैसे हैं, मतलब रास्ते वगैरह? हाँ, पारंपरिक रास्ते तो थानकोट या माता तीर्थ से होकर जाते हैं, पैदल चढ़ाई वाले। लेकिन आजकल तो वो केबल कार भी बन गई है, जिससे पहुंचना काफी आसान हो गया है। अच्छा, केबल कार भी है, तो और अनुभव और सुलभ हो गया। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो चंद्रगिरी सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक प्रतीक है प्रकृति की शक्ति का और मानवीय महत्वाकांक्षा का भी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रकृति और इतिहास का एक ऐसा अनूठा मिश्रण पेश करता है जो इसे काठमांडू के पास एक बेहद खास मुकाम देता है। ये याद दिलाता है कि कैसे भूगोल भी इतिहास को आकार दे सकता है। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी ऊंची जगह से इतने विशाल, इतने समृद्ध भूभाग को अपनी आंखों के सामने फैलावत देखना, ये किसी इंसान की सोच, उसके सपनों और उसके इरादों को किस हद तक बदल सकता है, या शायद कितना बड़ा बना सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। अच्छा, तो काठमांडू घाटी की भाग दौड़, उसके बीच क्या आपने कभी सोचा है कि शांति के कुछ छोटे छोटे कोने बिल्कुल पास में ही छिपे हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और आज हम ऐसे ही दो कोनों की पड़ताल कर रहे हैं, सिंपानी गांव और चामडांडा। हमारे पास सिंपानी और चामडारा प्रकृति के नज़ारे से कुछ ज़रूरी बातें हैं, तो देखते हैं कि इनमें क्या खास है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये दोनों जगह जानी पहचानी राहों के मतलब बिल्कुल पास होते हुए भी एक अलग ही एक ताज़ा सुकून देती हैं। तो चलिए पहले सिंपानी गांव से शुरू करते हैं। ये मकवानपुर जिले में है, चितलांग के पास। हाँ, चितलांग, वो तो खुद ही ग्रामीण पर्यटन के लिए काफी मशहूर है। सही। तो सिंपानी का उसके करीब होना, क्या ये इसे बस मतलब चितलांग का एक और हिस्सा बना देता है, या इसकी अपनी कोई पहचान है? देखिए, ये एक जरूरी सवाल है। स्रोत बताते हैं कि ये जो काठमांडू से चितलांग और खुले खानी जाने वाले हाइकिंग रूट्स है ना, हाँ, ये उन पर या उनके बहुत नजदीक है। तो हाँ, पहुंचना आसान हो गया है, खासकर हाइकर्स के लिए। लेकिन इसकी असली खासियत शायद इसकी अपनी वो धीमी रफ्तार और माहौल में है। अच्छा। हाँ, जैसे स्रोत कहते हैं, ये हरी भरे पहाड़ियों, घने जंगलों और वो सीढ़ीदार खेतों से घिरा है। सोचिए जरा, प्रकृति के बीच एक गहरा सुकून देने वाला अनुभव। हाँ, वो गहरा अनुभव वाली बात वो ध्यान खींचती है। स्रोत में सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारों का भी जिक्र है। बिल्कुल है। तो क्या ये नज़ारे और ये माहौल इसे वो वाली शांति देते हैं जो आजकल शहरों के पास मिलना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है? हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ नज़ारों की बात नहीं है, स्रोत वहाँ के मौसमी फूलों और स्थानीय खेती का भी जिक्र करते हैं। तो ये इस जगह को एक जीवंत एहसास देते हैं। ये सिर्फ एक सुंदर लोकेशन नहीं, बल्कि एक जीता जागता गांव है जहां प्रकृति और रोजमर्रा की जिंदगी साथ साथ चलती है। और हाँ, जैसा आपने कहा, चितलांग की बढ़ती लोकप्रियता और हाइकिंग ट्रेल्स की नजदीकी
ये इसे एक उभरता हुआ स्पॉट तो बना रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये अपनी ये शांत पहचान, क्या ये उसे बनाए रख पाएगा? स्रोत इस तरफ हल्के संकेत तो देते हैं। सही कहा, ये संतुलन वाली बात है। तो सिम्पानी जहाँ एक तरह से गहरे ग्रामीण अनुभव का वादा करता है, वहीं अगर किसी को शहर के नज़दीक तुरंत ताजगी चाहिए तो चामडांडा एक बिल्कुल अलग कहानी कहता लगता है। ये कीर्तिपुर के दक्षिण में है ना? हाँ बिल्कुल, कीर्तिपुर के दक्षिण में, यानी शहर से बस जरा सी दूरी पर। और इसकी क्या खासियत है? इसकी एक खास बात है इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से करीब 1900 मीटर। ओहो, 1900 मीटर। हाँ, तो ये ऊंचाई इसे न सिर्फ ठंडा मौसम देती है बल्कि शानदार नज़ारे भी। स्रोत बताते हैं कि ये छोटी हाइक के लिए सूरज उगते डूबते देखने और बस प्रकृति में कुछ पल शांति से बिताने के लिए लोगों में काफी लोकप्रिय हो रहा है। मतलब शहर के शोर से कुछ घंटों का ब्रेक लेने के लिए एकदम सही जगह। बिल्कुल, फटाफट पहुंच जाओ। और स्रोत ये भी बताते हैं कि पास में कीर्तिपुर, तौदा झील और चोभार जैसी जगह भी हैं। हाँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि चामडांडा की यात्रा को आसपास की दूसरी जगहों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है? एक पूरा दिन का प्लान बन सकता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है। यही तो इसकी खूबी है, सुलभता। आप शहर से बहुत जल्दी यहाँ पहुंच सकते हैं, प्रकृति का अनुभव ले सकते हैं और शायद आसपास की ऐतिहासिक या प्राकृतिक जगहों पर भी घूम सकते हैं। ये काठमांडू के इतने करीब होकर भी एक अलग दुनिया का एहसास कराता है। ये विरोधाभास ही इसका असली आकर्षण है। कैसा विरोधाभास? शहरी जीवन से बस कुछ किलोमीटर दूर, पर माहौल एकदम शांत और प्राकृतिक। अच्छा, समझा। तो कुल मिलाकर हमारे स्रोतों से ये दो दिलचस्प तस्वीरें उभर रही हैं। एक तरफ सिम्पानी गांव है जो थोड़ा अंदर जाकर प्रकृति में डूब जाने वाला एक तरह का ग्रामीण सुकून देता है। हाँ, जहाँ थोड़ा समय बिताना पड़े। और दूसरी तरफ चामडांडा है जो शहर के नजदीक आसानी से पहुंचने वाला, ऊंचाई से मिलने वाले नज़ारों और झटपट ताजगी का ठिकाना है। बिल्कुल, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे विकल्प हैं। हाँ, और ये दोनों विकल्प हमें एक जरूरी सवाल की तरफ ले जाते हैं कहीं ना कहीं। किस तरह का सवाल? जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ रही है और लोग सुकून की तलाश में ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं, खासकर चामडांडा जैसी जगह जो इतनी आसानी से सुलभ हैं, तो ये अपनी वो खासियत, वो शांति, वो कैसे बचाए रखेंगी? हाँ, ये तो बड़ी चुनौती है। और क्या हम सबके लिए शांतिपूर्ण पलायन का मतलब एक ही होता है, या अलग-अलग लोगों के लिए इसके मायने अलग हैं? ये सोचने वाली बात है कि विकास और शांति के बीच ये संतुलन, ये कैसे बनेगा? बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। इस संक्षिप्त से विवरण में क्या कुछ हो सकता है, उस पर गौर करना। तो शुरुआत चामडांडा से हुई। हाँ, और मंजिल पास का बस स्टेशन। लेकिन जो पहली बात मुझे थोड़ी अनोखी लगी, हाँ। वो ये कि इस पास के स्टेशन तक पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लग जाता है। हाँ, ये बात, 1.5 घंटा, वो भी किसी ऐसी जगह के लिए जिसे पास कहा जा रहा है ना? ये सोचने वाली बात है। हाँ। या तो वहां पास का मतलब कुछ और होता है। अच्छा, मतलब जंगल के बिल्कुल बीच से नीचे उतरती हुई बढ़िया सीढ़ियां। हाँ, ये कल्पना तो बड़ी अच्छी है, जंगल और उसमें सीढ़ियां बनी हुई। बिल्कुल। लेकिन ये नाइस डाउन स्टेयरकेस, ये शब्द थोड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। नाइस मतलब शायद अच्छी बनी हुई होंगी, चलने में आसान। हाँ, शायद यही मतलब हो, सुव्यवस्थित। पर साथ में जंगल के बीचों बीच ये एकांत का, थोड़ी शायद सुनसान जगह का एहसास देता है। सही कहा, एक तरफ सुविधा, दूसरी तरफ जंगल का अकेलापन। और फिर ये सोचना कि 1.5 घंटे तक नीचे ही उतरते जाना है, ये शारीरिक तौर पर भी थकाने वाला हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक रास्ते का जिक्र नहीं है, ये उस जगह की, वहाँ की भूगोल की और शायद वहाँ के लोगों के रोजमर्रा जीवन की भी एक झलक है। बिल्कुल सही, हो सकता है उनके लिए ये आम रास्ता हो, रोज का आना जाना। पर किसी बाहर वाले के लिए तो ये एक एडवेंचर जैसा ही होगा, है ना? निश्चित रूप से। तो ये छोटा सा विवरण देखो, चामडांडा से शुरू, फिर जंगल के बीच सीढ़ियों से नीचे उतरना, 1.5 घंटे का सफर, और आखिर में वो पब्लिक बस स्टेशन पर पहुंचना। ये अपने आप में कहानी कहता है, वो अनुभव जो शायद शब्दों में पूरा लिखा भी नहीं गया। तो हमने देखा कि कैसे ये छोटा सा सफर चामडांडा से जंगल की सीढ़ियों से होते हुए 1.5 घंटे में बस स्टेशन तक अपने अंदर कई सवाल और कई तस्वीरें जगाता है। हाँ,